नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर महाराजगंज से, जहां पर देर रात दो गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि एक गाड़ी बारात से लौट रही थी। गाड़ी और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद हाईवे पर दोनों गाड़ियां पलट गई। हादसा गोरखपुर सनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के फरिंदा थाना इलाके के परसा महंत के पास हुआ। पुलिस ने घायलों को भर्ती करा दिया है। गंभीर रूप से 9 जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बोलेरो बारात से लौट रही थी। परसा महंत चौराहे से पहले NH 24 पे फरिंदा के पास बोलेरो पिकअप में जोरदार टक्कर होने की वजह से ये घटना हुई, जिसमें बहुत सारे लोग घायल थे, जिसमें कुछ लोगों का 4 से 5 लोगों का प्राथमिक उपचार चल रहा है यहाँ पे CSC फरिंदा पे, और 9 लोगों को BRD मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। और सहारनपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों ओर से पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट और पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला सहारनपुर के कोतवाली देहात के शेखपुरा कदीम गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर देवबंद की भायला चौकी पर तैनात एक सिपाही की गोली लगने से संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही धीरज चौधरी ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। हालांकि पुलिस बाकी एंगल से भी मामले की छानबीन कर रही है। सिपाही मूल रूप से बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। अचानक मौत से परिवार में मातम पसर गया है। देवबंद थाने में भायला चौकी पर सिपाही था, जो कि आज इसकी गोली लगने की सूचना थी। प्रथम दृष्टया देखने पर ये सुसाइड का मामला लग रहा है। बाकी इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। और हरदोई से खबर है, यहाँ पर बच्चों के लिए आई किताबों को बांटने में ढुलाई के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कोऑर्डिनेटर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आई किताबें BRC सेंटर से स्कूलों तक जानी थी, जिसकी ढुलाई के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए। लेकिन इसके बावजूद फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसों की बंदरबांट की गई। CDO के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी कोऑर्डिनेटर को निलंबित कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित बिलों को तत्कालीन DC के द्वारा बगैर किसी सही ढंग से परीक्षण के वैसे ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें कुछ बिल्स निर्धारित दर से अधिक प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में उन्हें दंडित करते हुए मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और उनके निलंबन की कार्रवाई। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपना सियासी कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। हरदोई पहुंचे राजभर ने अपना सपना बताते हुए कहा कि अगर भविष्य में उनकी सरकार बनी तो वो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे और 1 साल में 4 डिप्टी CM बदलेंगे। उन्होंने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर डोरी डालते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो वो संजय निषाद को सबसे पहले CM बनाएंगे। उन्होंने संजय निषाद से भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की गुजारिश की। अतरौली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में राजभर बोले कि हर जाति के नेताओं की भागीदारी से सरकार बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है। संजय निषाद जी के बेटे जो वहां गए भीख मांगने, 14% आबादी अकेले निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया का है। ये अर्कबंसी के साथ आ जाएं, बंजारा के साथ आ जाएं, राजभर के साथ आ जाएं, तो हम इनको जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, ये हमारे मोर्चे में शामिल हो जाए निषाद पार्टी, तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और 1-1 साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहां क्या भी। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने होम टाउन कानपुर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला कानपुर दौरा है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक कोविंद आज शाम कानपुर पहुंचेंगे। वहीं 27 जून को गांव में 2 स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। 28 जून को कोविंद कानपुर सेंट्रल से इसी ट्रेन से दिन की यात्रा पर लखनऊ जाएंगे। 29 जून को वो दिल्ली लौट आएंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लेकर पूरे कानपुर को किले में तब्दील कर दिया गया है। और बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं
और वो भी 15 साल बाद कोई राष्ट्रपति ट्रेन का सफर कर रहा है। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए इसको लेकर? देखिए, ये 15 साल के बाद राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा करते हुए कानपुर आएंगे। दिल्ली के सफदरजंग से स्टेशन से ये ट्रेन रवाना होगी और जब ये ट्रेन जिस स्टेशन पर जाएगी वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर जगह भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जाएगी, इस बात की बात कही गई है। साथ ही साथ अगर आपको बता दूं तो कानपुर देहात उनका गृह जनपद है, जहां उनका पैतृक गांव है। शुरुआती पढ़ाई का दौर वही हुआ था, तो 2 दिन के बाद उनका कार्यक्रम वहां पर भी है। वो अपने पैतृक गांव जाएंगे और आज जब वो ट्रेन से आएंगे तो उनकी 10 मिनट के लिए झीझक, जो कानपुर देहात का रेलवे स्टेशन झीझक है, 10 मिनट वहां पर रुकेंगे और उसके बाद अगला 10 मिनट का स्टॉपेज रूरा में होगा, जो कानपुर देहात में पड़ता है। यहाँ उनके कुछ मित्र और पारिवारिक जन होंगे जिनसे वो ट्रेन में ही बैठ करके जो तो भी सौरभ, जहां जहां ये वार्तालाप रुक रही है, जैसे आपने बताया कि झिंझक में, उसके आगे भी एक और स्टेशन है जहां 10-10 मिनट का हॉल्ट होगा, तो क्या इस दौरान लोगों से मुलाकात भी करने का कार्यक्रम है क्या राष्ट्रपति जी का? जी हाँ, देखिए झिझक में उनके कुछ पारिवारिक लोग रहते हैं और इस बात के लिए एक लिस्ट तैयार हुई थी। 20 से 22 लोग उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि पहले जो तय हुआ था उसमें जो समय था वो 25 मिनट का था, लेकिन अब जो प्रोटोकॉल आया है उसके अनुसार 10 मिनट का ये समय है। तो वो वैगन में ही मौजूद रहेंगे और उनके परिजन उनको वहां से देख करके जो भी उनकी वार्तालाप का तरीका होगा उसको किया जाएगा। ये पूरी तरीके से, चूंकि सुरक्षा के निगाह से इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है, किस तरीके से वहां उनकी वार्ता होगी। बिल्कुल, तो कौन कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन आज ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राजभवन में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात में सीएम ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चर्चा की। सीएम ने राज्यपाल को एक किताब भी भेंट की। और अब धर्मांतरण केस की बात की जाए तो धर्मांतरण केस में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। एटीएस ने यह नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता दें, 9792103156। एक बार फिर से रिपीट करें, 9792103156 पर आप जानकारी धर्मांतरण को लेकर दे सकते हैं। और एक पोर्टल भी है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंट्रोल रूम ATS UP@government.in यानी GOV.in पर भी ये जारी हो गया है। खबर देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। धर्मांतरण करने वाली महिला के लिस्ट अब वायरल हो रही है। फतेहपुर में ATS के रडार पर कई हस्तियां मौजूद है और एक एक कर अब ATS इनसे पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम के हर राज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। उमर गौतम ने फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल में भी अपने मजहब की तालीम दी और लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। एक महिला टीचर ने आरोप लगाया कि उमर गौतम और दूसरे कई मौलाना लगातार स्कूल आया करते थे और धर्म बदलने का दबाव बनाया करते थे। टीचर ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में हिंदू बच्चों को भी जबरन नमाज के बारे में बताया जाता था, साथ ही उर्दू और अरबी पढ़ने को भी मजबूर किया जाता था। इस मामले में महिला टीचर ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। महिला टीचर के मुताबिक उसने स्कूल में धार्मिक गतिविधियों का विरोध किया तो उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया गया। 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना, यहाँ पे 20 से 25 मौलाना थे सर। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए। जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारे मौलाना आए थे। सर उनको देख के हमको थोड़ा सा डर लगा तो हम लोग ऊपर चले गए। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया। फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्मों को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और बातचीत करने के लिए धारा सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, नूरुल हुदा स्कूल का नाम सामने आ रहा है जहां पर लगातार इस तरह की तकरीर दी जाती थी, बच्चों को यह बोला जाता था कि अरबी पढ़िए और बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर अब सामने आई। एक टीचर भी इसको लेकर सामने आई है। तो इस पूरे मामले में अब किस तरह की छानबीन और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अवैध धर्मांतरण के मामले में लगातार यूपी ATS या लोकल पुलिस जांच कर रही है। इसी क्रम में
फतेहपुर के नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम सामने आया है, जहां की शिक्षिका ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहां उमर गौतम आया करता था और इस्लाम से संबंधित बच्चों को तालीम दिया करता था। इसके अलावा जो वहाँ के, उन्होंने खुद पर भी ये बात कहा है कि उन्हें भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बहुत दबाव बनाया गया, उन्हें धमकियां दी गई है। बहरहाल जिले के कई नामचीन हस्तियां एटीएस की रडार पे है, जो लगातार उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। फिलहाल उन सभी से बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नामचीन हस्तियां हैं, अब एटीएस उनसे भी पूछताछ करेगी और देखना होगा कि क्या निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैबिनेट मंत्री और गोंडा जिले के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन कैंप का मुआयना किया। यहां पर हम आपको बता दें कि कर्नलगंज ब्लॉक, बेलसर ब्लॉक और झंझरी ब्लॉक के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। धर्मांतरण मामले पर उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बन जाएगी। हमारी सरकार ने इस पर कड़ाई से काम कर रही है। अभी हाल में ही गाजियाबाद में आया था, उसके पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। रसूखा भी लगाया है, उसके तार कुछ विदेश से भी जुड़े हैं क्योंकि फंडिंग आती है। उस पर केंद्र सरकार के माध्यम से भी कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया है। तो कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम करेगा। धर्मांतरण संविधान के खिलाफ है और हमारा काम है, योगी जी की सरकार का काम है कि धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में रोका जाए। और शाहजहांपुर में धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और धर्मांतरण के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम बने हैं उन्हें वापस हिंदू बनाने का सरकार कानून बनाए। प्रदर्शनकारियों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग की। साथ ही संगठन के नेताओं ने ऐलान किया कि अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी तो वो इस आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और पूरे देश में लागू किया जाए। ये हमारी आज की मांग है। और जो नोएडा गाजियाबाद में धर्मांतरण के लिए अभी घटना हुई है, उसमें हम लोग मांग करते हैं कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं उनके द्वारा जांच कराई जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और गोंडा में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे ये बदमाश। परिजनों से 20 लाख की फिरौती भी इस बच्चे के एवज में मांगी गई थी। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है मुठभेड़ के दौरान, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये पूरी घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए देवमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कि बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया है, लेकिन कहां पर हुई ये मुठभेड़ और किस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी? देखिए, वजीरगंज थाना क्षेत्र का एक घटमपुर गांव है, जहां कन्हैयालाल तिवारी के 5 वर्षीय बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इन्होंने गांव के बाहर से ही बाइक से इसको अगवा किया था और थोड़ी देर बाद ही परिजनों के पास 20 लाख की फिरौती का फोन आता है। घबराए परिजनों ने जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस अधीक्षक ने स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और जो इलाकाई टीम थी, आसपास के थानों की जो फोर्स थी, उसको एक्टिवेट कर दिया और उसमें पुलिस को देर रात सफलता मिली है, जहां पर दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और जो बच्चे को अगवा किया गया था, 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी, वो 5 साल का विशाल तिवारी, वो भी सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पे जो घायल हैं, जो एक बदमाश घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी है बताई जाती है पुलिस के मुताबिक, उसको जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर दोनों जो बदमाश है गिरफ्तार, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और एक बड़ी सफलता है कि बच्चे को सकुशल बरामद किया जाना और फिरौती मांगा जाना। हालांकि कहीं ना कहीं इस तरह ये सनसनीखेज घटना है, पिछले दिनों भी इस तरह की वारदात हुई थी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल समय पर पुलिस सक्रिय हुई और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया और 2 बदमाश भी अब पुलिस के गिरफ्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवमणि तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।